Hello and welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter 1 of Hornbill, that is titled as Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Portrait of a Lady basically deals with narrator's grandmother. So before beginning the chapter, I'll tell you what the chapter is all about. It's a pretty simple piece of writing. Just think about the relationships you have with your grandparents. पेरेंट्स के साथ तो हमारी क्लोजनेस होती ही है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक अलग सी बॉन्डिंग होती है. If you had been living in a nuclear family where you were not having your grandparents with you, that's an unfortunate thing. But if you have been living in a joint family and you have ever lived with your grandparents, just think about the kind of relationship you have with them. How comfortable we are while sharing the things with them. कई बार कुछ चीज़ें जो पेरेंट्स को नहीं बता सकते, डर लगता है कि डांट पड़ेगी, बहुत कंफर्टेबली हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को बता देते हैं. यहाँ पे भी एक नरेटर है जिसका जो बॉन्डिंग है उसकी दादी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो लोग गांव में साथ में रहते हैं. दादी ही उसको स्कूल के लिए तैयार करती है, दादी उसके साथ स्कूल तक जाती है, स्कूल छोड़ती है, पास में मंदिर में रुकती है. आते समय वो दोनों साथ में आते हैं, डॉग्स को फीड करते हुए आते हैं और बहुत अच्छे से ज़िंदगी चल रही होती है. सडनली नरेटर के जो पेरेंट्स हैं, जो सिटी में सेटल हैं, वो कहते हैं कि तुम शहर में आ जाओ. और जब दादी और पोता शहर में आ जाते हैं तो वहाँ पे आता है द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप. फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप इसलिए आता है क्योंकि नरेटर अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लग गया है, मोटर बस में. अब दादी उसके साथ उसको स्कूल छोड़ने नहीं जाती. इसके अलावा जो पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डांस, म्यूज़िक, ग्रैंड मदर इज़ नॉट हैप्पी विद इट, क्योंकि ग्रैंड मदर जो है वो बहुत रिलीजियस हैं. धीरे धीरे उनके बीच का कनेक्शन कम होने लग जाता है. Then comes the second turning point in the relationship when the narrator starts going to university. जब वो यूनिवर्सिटी जाता है तो he was given a room of his own. अब जब उनका खुद का घर है तो उनकी और उनकी दादी के बीच की बातचीत अपने आप कम होती जाती है. And then comes the third turning point in the relationship when narrator went abroad for his studies. And he thought that by the time he would return, the grandmother would be dead. But that did not happen. And the story unfolds in different manners. तो पूरी स्टोरी में जो important aspect है वो है, पहली चीज़, the kind of relationship narrator had with his grandmother. The second is the first turning point in the relationship, second turning point in the relationship, third turning point in the relationship, and how grandmother accepted those changes without protesting. बच्चों के लिए बड़ा आसान होता है जब वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं, उन्हें नॉर्मल लगता है, उनकी नई ज़िंदगी होती है, वो यंग होते हैं, नए दोस्त होते हैं, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लगती है. लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उनकी एज बढ़ रही होती है. और जब वो उस उम्र में पहुंच जाते हैं जब वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके नाती पोते उनके साथ हों, तब जब उनके नाती पोते उनसे दूर चले जाते हैं वो एक वॉइड क्रिएट हो जाता है. और उस वॉइड को कैसे दादी फुलफिल करती है विदाउट प्रोटेस्टिंग, विदाउट रिएक्टिंग, दैट इज द थीम ऑफ द स्टोरी. सो लेट अस बिगिन द स्टोरी. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मेरी दादी जैसे सभी लोगों की दादी होती हैं, एक बूढ़ी सी महिला थी. वो वैसी ही ओल्ड और रिंकल दिखाई देती थी जैसे कोई भी दादी दिखाई देती, और पिछले 20 सालों से वो ऐसी ही दिखती थी. People said that she had once been young and pretty. लोग कहते हैं कि वो एक बार बहुत खूबसूरत थी. And had even a husband, but that was hard to believe. लोग कहते कि उनके तो एक हस्बैंड भी थे, पर उन्हें देख के ऐसा लगता है कि उनके तो केवल ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादाजी का जो पिक्चर है वो ड्राइंग रूम में टंगा हुआ है. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. टर्बन इज पगड़ी. तो द ग्रैंड फादर इज नो मोर, और उनका एक पिक्चर है जो कि ड्राइंग रूम में टंगा हुआ है. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. लगभग 100 साल के बूढ़े लगते हैं वो. He looked as if he could have lots and lots of grandchildren. ऐसा लगता है उनको देख के कि उनके बहुत सारे नाती पोते होंगे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. Please underline this line, this is important. जहाँ तक मेरी दादी की बात है, अगर ये विचार आता है या कोई कहता है कि वो एक बार जवान और खूबसूरत थी, ये तो मुझे विश्वास ही नहीं होता. So there's a beautiful difference that has been brought about between two words, pretty and beautiful. Pretty is somebody who is physically appealing. Beautiful is somebody who is beautiful inside out. Like for all of us, our mothers are the most beautiful creatures in the world. ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो मम्मी है वो बहुत ही फिजिकली अपीलिंग हो और बहुत ही उनका फिजिकल बिल्डअप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए सबसे खूबसूरत महिला है दुनिया की, बिकॉज
she is the best, she is the beautiful inside out. So this is beautiful. Pretty is somebody who is physically appealing. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd. वो अक्सर हमें बताती हैं वो गेम्स जो वो खेला करती थी जब वो बच्ची थी, और बड़ा अजीब लगता है, लाइक दादी कैसे कोई गेम खेल सकती हैं. एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट like the fables of the prophet she used to tell us. She had always been short and fat. The next paragraph tells us about the physical appearance of the grandmother. वो हमेशा से हाइट में छोटी थी, मोटी सी, थोड़ी सी झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ थी. No, we were certain she had always been as we had known her. वो हमेशा से वैसी ही थी जैसे हमने उन्हें देखा था. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. पिछले 20 सालों से वो वैसी ही दिखाई दे रही थी. She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो कभी भी physically तो appealing नहीं थी, लेकिन वो हमेशा से बहुत खूबसूरत थी. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो वो झुक के चलती थी, एक हाथ हमेशा उनकी कमर पे रहता था उनके पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, और दूसरा हाथ लगातार माला फेरता रहता. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered is wrinkled, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Silver locks is referring to her hairs. उनके जो बाल थे, because they were white, वो उनके चेहरे पे फैले बिखरे हुए रहते थे, और उनके होठ हमेशा एक प्रेयर में मूव करते रहते थे जो कि कभी सुनाई नहीं देती थी. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. जैसे कि एक खूबसूरत white landscape हो, वो वैसी लगती थी, breathing peace, और ऐसा लगता था उनको देख के कि शांति है, सुकून है, purity है. So this also can be a question for you. Describe the physical appearance of the grandmother. The next paragraph is the answer to a question. Describe the kind of relationship that existed between narrator and his grandmother. My grandmother and I were good friends. हम बहुत अच्छे दोस्त थे. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. जब मेरे पेरेंट्स शहर में रहने के लिए गए तब उन्होंने मुझे मेरी दादी के साथ छोड़ दिया और हम हमेशा साथ में रहते थे. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो मुझे उठाती थी, स्कूल ले जाती थी. She said a morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो वो एक खूबसूरत सा गाना गाती थी, प्रेयर सॉन्ग गाती थी, और वो सोचती थी कि मैं उसे याद कर लूँगा. मैंने कभी याद करने के बारे में तो नहीं सोचा, बट हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता था. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. फिर वो मेरा स्लेट तैयार करती थी, इंक पॉट रखती थी, रेड पेन रखती थी, सारे को एक बंडल में टाई करके मुझे दे देती थी. After a breakfast of thick stale chapati with little butter and sugar spread over it, हम breakfast लेते थे जिसमें पुरानी ठंडी बासी रोटी होती थी, उस पर बटर और शुगर लगाते थे, हम स्कूल जाते थे. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. तो वो गाँव के डॉग्स के लिए भी रोटी लेके जाती थी. So the first thing that we got to know of her was she was extremely religious. She always used to have a rosary in her hands and her lips always moved in inaudible prayer. She was an animal lover. She used to, and you might have seen, घर में जो दादी नानी बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो बराबर जो है भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद वो पक्षियों को, जानवरों को, सबको खाना देते हैं. So she was like a regular normal grandmother. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. स्कूल के पास में टेम्पल था, मेरी दादी मेरे साथ जाती थी हमेशा. Meanwhile जब मैं क्लास में रहता था वो जो है मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कर लेती थी, और आते समय दोनों बढ़िया डॉग्स को खाना देते हुए आते थे. The priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. अब जो dogs हैं वो हमको temple door पे मिलते थे. They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. The next two paragraphs tell us about the first turning point in their relationship. So this can be a question for you. Describe the first turning point in their relationship. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. तो जब मेरे पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए, उन्होंने हमें शहर में बुलाया, और वो हमारे रिश्ते का एक टर्निंग पॉइंट था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हम सेम रूम में तो रहते थे, लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी.
आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. मैं एक मोटर बस में स्कूल में जाता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. तो वो जो है स्पैरोज को फीड करने लग गई थी, बिकॉज शी वॉज एन एनिमल लवर. सो शी वॉज डूइंग चेंजेस इन हर लाइफ स्टाइल. वी नो life is not certain, life is not linear, it moves in a very different fashion. So depending on the situations and circumstances, you have to make changes and adjustments in your life. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीते हमने एक दूसरे को कम देखना शुरू किया, मतलब we couldn't spend time with each other. For some time she continued to wake me up and get me ready for the school. कुछ समय के लिए वो मुझे उठाती थी, स्कूल भेजती थी. When I came back, she would ask me what the teacher had taught. जब मैं स्कूल से घर आता तो वो पूछती टीचर ने क्या बताया. मैं उन्हें बताता. There were some things of Western science and learning and laws of gravity and Archimedes principle. तो मैं उन्हें बताता कि मैं साइंस के बारे में पढ़ाया, कुछ आर्किमिडीज प्रिंसिपल टाइप की चीज़ें पढ़ाई, और ये धर्म से बहुत विपरीत थे. अच्छा, एक समय ऐसा था जब माना जाता था कि साइंस एंड रिलीजन दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर, बट नाउ वी नो दैट साइंस एंड रिलीजन दे गो हैंड इन हैंड. Like whatever religious practices we had been following for so long, they are actually very logical and scientific in themselves. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. वो lessons में मेरी मदद नहीं कर पाती थी. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. बहुत दुखी रहती थी वो कि ऐसा कैसा स्कूल है, भगवान के बारे में तो पढ़ाते ही नहीं है. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. एक दिन मैंने कहा कि पता है दादी, हमको तो म्यूजिक भी सिखाया जाता है. तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गई. To her, music had lewd associations. Lewd is indecent. पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो नाच गाने को बहुत ही indecent मानते थे और वो इसको एक respectable चीज़ नहीं मानते थे, तो इससे वो बहुत irritate हो गई. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. Harlots is prostitute. तो वो मानती थी कि जो नाच गाना है ये तो prostitutes के लिए है, भिखारियों के लिए, gentle लोगों के लिए, humble लोगों के लिए, civilized लोगों के लिए नहीं है. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी उनके डिसअप्रूवल को दर्शाती थी और उसके बाद उन्होंने मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं की. When I went up to university, I was given a room of my own. So describe the second turning point in the relationship. This is the second turning point. जब मैं यूनिवर्सिटी गया, मुझे अपना एक रूम दे दिया गया. The common link of friendship was snapped. हमारे बीच की दोस्ती की जो एक लिंक था वो जैसे खत्म सा हो गया. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Please underline this. This is extremely important. उन्होंने अपनी loneliness को, अकेलेपन को बहुत ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया. ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टर्मोइल नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने स्केड्यूल को उस हिसाब से मॉडिफाई कर लिया. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. उन्होंने अपना spinning wheel उसके बाद छोड़ा ही नहीं. From sunrise to sunset, she sat by her spinning wheel spinning and reciting prayers. पूरे दिन वो जो है चरखा चलाती और अपनी prayers बोलती रहती. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. केवल afternoon में half an hour के लिए रुकती और sparrows को खाना देती. While she sat in the veranda breaking the bread into little pieces, जब वो वरांदा में बैठती, कई सारे स्पैरोज जो हैं उनके आसपास आ जाते, कोई उनके सिर पे बैठ जाते, कोई शोल्डर पे बैठ जाते, कोई गोद में बैठ जाते, लेकिन वो कभी भी उनको शू अवे नहीं करती थी. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. When I decided to go abroad, so this is the third turning point in the relationship. जब मैंने decide किया कि मैं abroad जा रहा हूँ, वो मुझे छोड़ने के लिए आई. जब वो छोड़ने के लिए आई तब भी वो वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे हमेशा से दिखती थी. मुझे ऐसा लगा कि शायद आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि 5 साल बाद जब मैं लौटूंगा शायद वो जिंदा ही नहीं रहे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. वो sentimental भी नहीं थी. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. उन्होंने कोई भी emotion show नहीं किया. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. उनके होठ prayer में move कर रहे थे. उनका दिमाग जो है prayer में था. Her fingers were busy telling the beads of rosary. She was always busy telling the beads of rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprints as perhaps the last sign of physical contact between us. तो जब मैं गया मुझे लगा कि वो जो फॉरहेड पे उन्होंने मुझे किस किया है वो शायद हम दोनों के बीच का आखिरी फिजिकल कांटेक्ट है, क्योंकि मैं जब 5 साल बाद आऊंगा तब तक शायद वो जिंदा नहीं रहे. But that was not so. ऐसा नहीं हुआ. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी वो.
She still had no time for words. आज भी उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया, तब भी मैं सुन पा रहा था वो prayers ही बोल रही थी. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. जब मैं पहले दिन लौटा, तब भी उनका बेस्ट जो पल थे, वो जो है स्पैरोज के साथ थे. लेकिन a change came after that. In the evening, a change came over her. शाम होते होते कुछ अजीब सा बदलाव उनको देखने को मिला. उन्होंने क्या किया कि सारी पड़ोसी की जो महिलाएं हैं उनको बुलाया, एक पुराना सा ड्रम लिया, and she started singing the homecoming of warriors. पुराने समय में जब योद्धा घर लौटते थे तो जो विजय गीत गाए जाते थे वो विजय गीत गाने लग गई. और उस समय पहली बार ऐसा हुआ कि नरेटर कहता है कि मैंने देखा कि वो प्रे नहीं कर रही थी. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours, she thumbed the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. The next morning she was taken ill. अगली सुबह वो बीमार हो गई. It was a mild fever and the doctors told us that it would go. थोड़ा सा बुखार था, डॉक्टर ने कहा बुखार चला जाएगा. But my grandmother thought differently. पर मेरी दादी अलग तरीके से सोचती थी. She told us that her end was near. उन्होंने कहा उनका अंत करीब है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी के चैप्टर के आखिरी पन्ने पे मैं पहुंच गई हूँ और उस समय पे मैंने प्रे नहीं किया तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ प्रे करने वाली. We protested, but she ignored our protest. हमने विरोध किया, हमने कहा कि आप बीमार हैं, आप आराम कीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. वो बेड में थी और जो है अपनी माला फेर रही थी. Even before we could suspect, इसके पहले हम समझ पाते, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. उनके हाथ से जो माला है वो गिर गई. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. उनके चेहरे पे एक पीसफुल शांति दिखाई दे रही थी और हमें पता था वो जा चुकी है. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उनको बेड से हटाया और जैसा कि कस्टम है हमने उनको ज़मीन पे लिटाया और उनको लाल चादर से जो है कवर कर दिया. Now do you understand the connection? Actually she had postponed her last time or her departure after the arrival of the sun. Like maybe she was about to die and because she was extremely religious and spiritual she postponed her departure. जब उनका पोता लौटा तो वो उनसे मिली और उसके बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली. आपने घर में या परिवार में सुना होगा कि कई सारे बड़े बूढ़े लोग जो बहुत धार्मिक होते हैं उनको अपनी मृत्यु के समय का एहसास हो जाता है. वैसे ही दादी को भी हुआ. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. तो हमने जो है उनके funeral के arrangement की तैयारी की. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. Cremation is the process of burial of dead body, which is usually done in Hindus. तो हमने जो है उनको last जो उनके rituals हैं उसकी तैयारी की. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. ऐसा लग रहा था जैसे nature was mourning her death. जहाँ पे उनकी dead body रखी हुई थी वहाँ पे सूर्य की किरणें ऐसी पड़ रही थी जैसे उस बॉडी को कहीं ना कहीं एनलाइटन कर रही है, इल्यूमिनेट कर रही है. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows had scattered on the floor. जहाँ पे उनकी डेड बॉडी रखी थी हजारों स्पैरोज वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे. लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि nobody chirruped. एक भी स्पैरो जो है आवाज नहीं कर रहा था. Even they did not eat. There was no chirruping. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of this bread. उन्होंने खाना भी नहीं खाया. When we carried my dead grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. So the nature was mourning her death. The sunlight was illuminating the entire body that was kept in the veranda and even the sparrows refused to eat. Such bold, strong, religious, sentimental, beautiful, kind-hearted, pure, pious, serene was the grandmother. So this is the end of the Portrait of a Lady. We will be discussing yet another chapter of your class 12th and 11th English. Till then, take care. Bye-bye.